सुबह के 10 बजे वक्त हो गया है कोरोना अपडेट हेल्थ बुलेटिन का। मददगार सरकार से पहले आपको बताते हैं कोरोना का ताजा हाल क्या है। जान लीजिए आप, यूपी में कोरोना के 21 नए मरीज मिले हैं। बाराबंकी में 9 केसेस आए हैं। मुरादाबाद और अयोध्या से भी केसेस आए हैं। तो कुल 21 मरीज अभी तक कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। बाराबंकी में 9 केसेस मिले हैं। संभल में 2, अयोध्या में 3, मुरादाबाद में 4, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर में भी 1 केस मिला है। हापुड़ में 10 केस मिले हैं। कुल जो आंकड़ा है 6,497 कोरोना संक्रमित का है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। कानपुर देहात से भी केसेस आए, 3 नए मरीज मिले हैं। और अब जो केसेस आ रहे हैं ये ज्यादातर प्रवासी आ रहे हैं। ज्यादातर प्रवासी कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है यह आंकड़ा है 6,000 पार और रोजाना आंकड़ा बढ़ रहा है। अभी तक 21 केसेस आए हैं। 6,497 अभी ये केसेस हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों से इसकी रफ्तार तुलनात्मक कम दिख रही है, राहत की बात है। और जो स्वस्थता दर है वो कहीं ज़्यादा है। हमारे देश की ही इस वक्त बात करें तो 41% लोग ठीक भी हो चुके हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश में भी तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 6,535 नए मरीज मिले हैं। 6,535 नए मरीज मिले 24 घंटे के अंदर। तो जो 24 घंटे के अंदर का जो आंकड़ा है, अब देखिए वो 6,000 के पार है। 24 घंटे में 6,000 के पार का आंकड़ा अब आ रहा है। एक दिन के अंदर कोरोना से 146 मौतें हमारे देश में हुई हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है, रिकवरी रेट काफी अच्छा है। ठीक होने का जो दर है, जो रिकवरी रेट है वो 41.60% है। यानी कि अब तक कितने लोग ठीक हो चुके हैं और तेजी से रिकवर कर रहे हैं लोग। और एक्टिव केसेस अभी काफी हैं, लेकिन जो स्वस्थता दर है वो कहीं ज्यादा है मृत्यु दर से। रिकवरी रेट काफी हाई है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि अब केसेस 6,000 से ज्यादा 24 घंटे के भीतर आ रहे हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सुबह 9 बजे से बॉर्डर सील हो गया है। आज सुबह 9 बजे से बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली गाजियाबाद पर गाड़ियां जहां तहां खड़ी हैं, जिनके पास है बस उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है। लोग परेशान हो रहे हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं वो कोरोना लेकर आ रहे हैं, ज्यादातर कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली से आने वाले लोगों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वो नहीं आ सकते हैं। जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं वही आ पा रहे हैं। विपिन हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, वो बॉर्डर पर लगातार कवरेज कर रहे हैं। विपिन, इस वक्त किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? क्या सुबह जो तस्वीरें देख रही थी उससे तस्वीरें अभी बदली है, जस की तरह से भीड़ उतनी ही है? जी देखिए, तस्वीरें तकरीबन वैसी हैं जैसी सुबह थी। मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली का इलाका है और यहाँ आप देख सकते हैं वाहनों की कतार है। वहीं अगर हम यूपी वाला इलाका देखें जो हमारे बाईं हाथ पर है, आप देख सकते हैं कि वाहनों की कतार लगी हुई है। हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है। जिनके पास वैलिड पास है सिर्फ वही लोग जा पा रहे हैं, नहीं तो उनको यहाँ से वापसी किया जा रहा है। दरअसल कारण यही है कि जितने भी एसेंशियल आइटम के लोग हैं केवल उनको जाने दिया जा रहा है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस से जुड़े लोग जो हैं वही जा सकते हैं। उनके अलावा जिनके पास दिल्ली प्रशासन या यूपी के गाजियाबाद प्रशासन से पास है वो लोग जा सकते हैं। उनके अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं। तो तस्वीरें दोनों तरफ, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो यूपी का इलाका हो, लंबी कतारें लग गई हैं वाहनों की। आप देख सकते हैं कि हर एक आदमी का पास चेक किया जा रहा है। जिसके पास वैलिड पास है सिर्फ उसी को जाने दिया जा रहा है, नहीं तो उन सबको वापसी कर दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ भी रही हैं इंदिरापुरम डीएसपी अंशु जैन है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के प्रशासन ने आदेश दिए हैं और क्या कारण ऐसा हुआ है कि दोबारा से बॉर्डर सील करना पड़ा है? कि कल ये जिला प्रशासन की तरफ से हमें आदेश मिले हैं, जिसके तहत लॉकडाउन 2 की भांति जो भी उसमें शर्तें थी उन्हीं के अधीन फिर से इस दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील किया गया है। आज बॉर्डर पे उन्हीं सब के अधीन चेकिंग करके उसका अनुपालन कराया जा रहा है आदेशों का। इसमें नई चीज़ ये है कि हमने एक मांग की है सूची की कि जो भी जिला प्रशासन की तरफ से निर्गत पास है उसकी एक सूची हमारे पास ऑन द स्पॉट पुलिस कर्मियों के पास में रहे, ताकि जो भी ऐसे वाहन हैं जिनको एग्जेम्पशन है, जिनके पास पास है, उनको बिना रोके टोके आवागमन करने की अनुमति हो। इससे भी कहीं ना कहीं हमारे जो जाम की स्थिति है उसमें सुगमता आएगी। उसका एक मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं।
तो ये राजीव जी थी गाजियाबाद की डीएसपी इंदिरापुरम अंशु जैन, जो बता रही थी कि किस तरीके से जिनके पास वैलिड पास है सिर्फ उनको जाने दिया जाएगा। सुबह 9 बजे तक ही वो लोग भी जा सकते हैं, उसके बाद उन पे भी पाबंदी रहेगी और शाम के 6 बजे के बाद उनकी एंट्री यानी कि गाजियाबाद में की विपिन, आप जाएगी। ये कह रहे हैं कि सुबह 9 बजे से पहले ही जाना होगा? जिनके पास पास है वो भी सुबह 9 बजे के पहले ही उनको जाना होगा, या जिनके पास पास है वो दिन के किसी भी वक्त जा सकते हैं और आ सकते हैं? जी देखिए, इसमें थोड़ा सा क्लियर करने की आवश्यकता है। इसमें 2 चीज़ है, जो एसेंशियल कमिटीज के सामान है वो कभी भी जा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी, केंद्र सरकार के उप सचिव या उससे ऊपर के लेवल के अधिकारी, इनके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है, ये लोग कभी भी आ जा सकते हैं। इसके अलावा जो फल, सब्जी, दूध, दवाइयाँ की गाड़ियाँ हैं वो भी कभी भी आई जा सकती है। लेकिन उसके अलावा जिन लोगों ने पास बनवाए हैं उनके लिए ये समय सीमा है कि उन्हें सुबह 9 बजे से पहले गाजियाबाद की सीमा छोड़नी होगी और शाम को 6 बजे के बाद ही वो गाजियाबाद की सीमा में एंटर कर सकते हैं। जी विपिन, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है और बॉर्डर सील होने की वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक एक वाहन को चेक किया जा रहा है, पास देखा जा रहा है, अगर पास नहीं है तो उनको वापस फिर लौटाया जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में सूबे के मुखिया कोरोना योद्धा की तर्ज पर लगातार काम कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा से छात्रों को लाना, फिर प्रवासियों की वापसी में योगी सरकार का योगदान बहुत बड़ा रहा है और अभी लगातार श्रमिक कामगारों को योगी सरकार ला भी रही है और उनके लिए युद्ध स्तर पर काम भी कर रहे हैं। ऐसे में अब माइग्रेशन कमीशन का नाम कामगार श्रमिक कल्याण आयोग होगा। इसकी जानकारी यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दी है। ये आयोग श्रमिकों एवं कामगारों के सेवा योजन, रोजगार, स्किल मैपिंग और कौशल विकास के क्षेत्र में आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1-2 दिन में आयोग के गठन की कार्रवाई को सुनिश्चित कर लिया जाएगा और इसके अलावा यूपी में श्रमिकों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम का काम भी जोरों पर चल रहा है ताकि हर जरूरतमंद को लाभ मिल सके। अब योगी सरकार का प्लान है कि यूपी में ही प्रवासियों को रोजगार मिले, क्योंकि सरकार प्रदेश में ही रोजगार देने की तैयारियां तेजी से कर रहे हैं। और इस कदम के पीछे आप इसको भी इस नजरिए को भी देखिए, इसके पीछे एक पीड़ा भी है। वो पीड़ा ये है कि प्रदेश सरकार ने देखा कि उत्तर प्रदेश के प्रवासी किस तरह वापस लौटे हैं, किस तरह से जिन राज्यों का उन्होंने भला किया, जिन राज्यों के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, अपनी जिंदगी खर्च कर दी, उन प्रदेशों ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ कैसा सलूक किया, कैसा व्यवहार किया, उनको ऐसी गंभीर स्थिति में असहाय छोड़ दिया, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। यही वजह है कि जो सियासत देखने को मिली थी राज्यों के बीच में और वो चल भी रही है, वो देखने को मिली। और यही वजह है कि उस पीड़ा को ध्यान में रखते हुए कि अब उत्तर प्रदेश से वो बाहर ना जाए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में ही व्यवस्था हो, इसके लिए आयोग का गठन करना सरीखे तमाम निर्णय लिए जा रहे हैं। अब विजन क्या है, प्लान क्या है, सब जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के नागरिक खासतौर पर जानना चाह रहे हैं, प्रवासी लोग जानना चाह रहे हैं कि योगी सरकार की क्या प्लानिंग है, उनके लिए क्या भीतर खाने चर्चाएं चल रही हैं। सब बताने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए, जो योगी सरकार की हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। वीरेश, आप बताएं क्या प्लानिंग है, जो प्रवासी लौटे हैं और उनको उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल जाए, उनके लिए सारी व्यवस्था हो, रहने से लेकर खाने पीने से लेकर और जिंदगी यहीं पर गुजर बसर और उनके बच्चे भी यहीं पर रहें। क्या विजन, क्या प्लानिंग है योगी सरकार की? देखिए, आपदा को संपदा में बदलने की ये कोशिश है योगी सरकार की और इस कोशिश के तहत ये आयोग का गठन किया गया है। और अगर हम बात करें स्किल मैपिंग की, तो जब मुख्यमंत्री ने ये देखा 1 मई के आसपास श्रम दिवस पर कि इस तरीके से महाराष्ट्र से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में जो हमारे प्रवासी श्रमिक मजदूर कामगार हैं भाग के आ रहे हैं, उसे लाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया और उन सरकारों ने, उससे द्रवित मुख्यमंत्री ने इस बात को तय किया
कि जिस हुनर के बल पर ये राज्य विकसित राज्य में शुमार हैं और आर्थिक राजधानी कोई कहलाता है, कोई आईटी हब कहलाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक हब कहलाता है, तमाम तरह की उपाधियां और पंजाब की हरित क्रांति इन्हीं मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों के बदौलत है। तो क्यों ना हम अपने मैन पावर को सहेज कर रखें और उसकी जो हुनर है, उसके जो स्किल है, उसको आगे बढ़ाएं। और यही वजह है कि इस आयोग का गठन किया गया है और इसके तहत एक केवल गठन करके छोड़ा नहीं जा रहा है और स्किल मैपिंग नहीं की जा रही है। लगभग अगर हम आज की बात करें तो 15 लाख स्किल मैपिंग हो चुकी है। कोई बढ़ई है, कोई सुनार है, कोई लुहार है, कोई मैकेनिक है, कोई रियल एस्टेट में काम करता है। ऐसे 15 लाख लोगों का स्किल मैपिंग हो चुकी है और 10 लाख अभी यानी 25 लाख जो सरकार का अनुमान है कि प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश में आएंगे और ऐसे लोगों को स्किल मैपिंग के तहत ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर वो एक जनपद से दूसरे जनपद में जाते हैं तो उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ उन्हें बीमा सुरक्षा दी जाएगी, यानी उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनको नौकरी की सुरक्षा, उनको रोजगार की सुरक्षा, ये तमाम काम उत्तर प्रदेश लेकिन अब एक सवाल जो सभी के जहन में वो सवाल ये है, अब सवाल ये है कि जब नए निवेशक नहीं है, जब कंपनियां जो पहले से चल रही हैं वो घाटे में चल रहे हैं, रोजगार नया सृजन हो नहीं पा रहा है, जिनकी नौकरियां थी उनकी वो चले गए हैं, कंपनीज नहीं है, तो फिर इन लोगों को रोजगार कहां और कैसे दिया जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश अब और तेज कर दी है। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी हर जो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी अपनी कोई खासियत है। चाहे हम भदोही के कालीन की बात कर लें, बरेली की बात कर लें, हम चाहे फिरोजाबाद की चूड़िया की बात कर लें, हम चिकन अगर लखनऊ की बात कर लें, तो तमाम ऐसे शहर हैं जहां के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत फेमस हैं और विश्व स्तर पे हैं। तो उन्हें आगे बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो यूनिट बंद है उसे खोला जाए, उसे ताकत दी जाए। इसके लिए तमाम तरीके से लोन की सुविधाएं उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 लोन देने जा रही है और साथ ही साथ ये जो कामगार और श्रमिक हैं उन्हें सस्ते दर पे लोन और आसान किस्तों में उन्हें चुकाना होगा। और साथ ही साथ जो सरकारी बाधा है उसे दूर करने की कोशिश होगी कि इसमें कहीं कोई लाल फीता शाही ना आए। और रही बात आपने रोजगार की कही, देखिए अवसर में बदलने की कोशिश योगी सरकार इसलिए कर रही है कि जब से ये कोरोना का आपदा आया और उसके लगभग 15-20 दिन बाद योगी सरकार ने सोचा कि ये वैश्विक आपदा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित है, उत्तर प्रदेश भी प्रभावित है। और ऐसे में चाइना से बहुत सारी कंपनीज हैं जो पलायन कर रही हैं, जो वहां के निवेशक हैं वो भाग रहे हैं। तो क्यों नहीं यूपी में ऐसी व्यवस्था की जाए। यहां मैन पावर है, स्किल है, हुनर है और साथ ही साथ अगर हम श्रम कानूनों में थोड़ा बदलाव कर दें, यहां सिस्टम ठीक कर दें, तो जो निवेशक हैं ऐसी व्यवस्था कर दें, जो चाइना की कंपनीज हैं, जो बहुत सारी कंपनीज मल्टीनेशनल हैं, वो उनका निवेश यूपी में हो और जब यूपी में उनका निवेश होगा तो इन सारे श्रमिकों, कामगारों, हुनरमंदों को काम मिलेगा। इसकी भी यानी जो योगी सरकार है वो डबल तरीके से यानी ठीक है, दो स्तर पे यानी काम कि कर प्लानिंग रही है और ज्यादा से उसको ज्यादा और निवेश बड़ा हो रूप दिया जा रहा है, ऐसी उस स्थिति पर में विस्तार से और काम साथ ही किया साथ जा रहा है और ज्यादा श्रम वक्त उसी पर दिया जा रहा है। वीरेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन एक चुनौती भी होगी, उत्तर प्रदेश का हर एक जिला हर एक अलग अलग कामों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। कोई पीतल नगरी है, कहीं दूसरी तरह का कारोबार होता है, कोई बुनकरों के लिए फेमस है, कोई कालीन के लिए फेमस है। लेकिन एक स्थिति ये भी है कि प्रदेश में बुनकरों की हालत खराब है, दूसरे जो मध्यम उद्योग वाले हैं, जो सूक्ष्म उद्योग वाले हैं, उनकी स्थिति खराब है। तो पहले उनकी स्थिति को सुधारना होगा कि वो इस काबिल बन सकें कि नौकरियां वो पैदा कर सकें और दूसरे लोगों को नौकरियां दे। दूसरा, और भी तरह के काम उत्तर प्रदेश के प्रवासियों के लिए योगी सरकार सोच रही है। अब आगे बढ़ रहे हैं, मेरठ में नई गाइडलाइंस के साथ आज से बाजार खुल गए, जिसके तहत वहां पर 60 से ज्यादा दिनों के बाद रौनक लौट आई है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर नई गाइडलाइंस के तहत दुकानें खोली गई, लेकिन नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी हो सकती है। और बलराम पांडे हमारे संवाददाता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बलराम, दर्शकों को बताएं कि ये नई गाइडलाइंस क्या है, क्योंकि मेरठ में पहले हम ये देख रहे थे कि एक दिन दुकान खुल रही थी और यानी ऑल्टरनेट डेज पर दुकानें खुल रही थी। तो अब ये नई गाइडलाइंस क्या है और इन नई गाइडलाइंस के बाद क्या बदल रहा है वहां बाजारों में?
देखिए, राजीव प्रशासन ने साफ कह दिया था, जो कारोबारी थे, जो दुकानदार थे, जो उद्यमी थे, उनसे मीटिंग करके कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा, सभी को मास्क लगा के आना होगा, साथ ही जो कस्टमर आ रहे हैं उनको भी मास्क लगा के आना अनिवार्य है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता है तो वो दुकानदार, वो कारोबारी जिम्मेदार होगा जिसकी दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जाएगा। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से राजीव दिखाने की कोशिश करेंगे कि 60 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद आज मेरठ की बाज़ारों में रौनक लौटी है और जो लोग घरों में कैद थे आज वो ख़रीदारी के लिए मार्केट पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं मेरठ के जानी खुर्द की, जहां आप देख सकते हैं कि आज यहां पर मार्केट खुली है और मार्केट खुली होने के बाद लोग यहां पर ख़रीदारी के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ में मिठाई की दुकानें खुली हैं, समोसे की दुकानें खुली हैं, रेडीमेड की दुकानें खुली हैं, पार्लर खुल गए हैं, साथ ही जो शूज़ शॉप हैं वो खुले हैं, फल और फ्रूट की दुकानें पहले भी खुलती थीं लेकिन अभी भी खुल रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो जहान है, यानी जान और जहान दोनों को फिर से पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है मेरठ में। और दुकानें खुलने के बाद जो कारोबारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो राहत की सांस ले रहे हैं और काफ़ी खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि कम से कम प्रशासन ने, सरकार ने उनकी सुनी और उनके लिए ध्यान दिया, क्योंकि 60 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत गया था, दुकानें बंद हुए। जो कारोबारी थे, जो छोटे कारोबारी थे, वो काफ़ी परेशान थे। कुछ कारोबारी राजीव हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे कि दुकानें खुलने के बाद कैसी राहत महसूस कर रहे हो, क्या कहेंगे? मैं यही कस्बा जाने से दिनेश उपाध्याय अपने आप को बहुत अच्छी राहत महसूस कर रहा हूँ। और जब से 60 दिन के बाद में, जो आज बहुत लंबे समय के बाद में जो हमारे बाज़ार खुले हैं, जो हमारे व्यापारी बंधुओं को राहत मिली है, उससे हम सुख चैन की सांस ले रहे हैं और बड़े ही प्रसन्न हैं। जो हमारे छोटे मझले व्यापारी भाई हमारे बंधु हैं, उनको बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है। उनके घर में जो रोजी रोटी रोज़गार का बिल्कुल ठप हो चुका था, कारोबार काम उनका ठप हो चुका था, आज वो एक खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी राहत महसूस कर रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और ये आशा भी करता हूँ कि आने वाले समय भी इसी तरह से हमारा सरकार का हम साथ देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे। जी, सभी दुकानदार भाई हम आपस में बिना भी ग्राहक को जब सामान बहुत देंगे, अच्छी बात है, जब वो मास्क बहुत लगा के अच्छी आएगा बात है कि और जो मास्क के व्यापारी नियमों का हैं पालन वो करेंगे, सजग है, जागरूक हैं और ये कह भी रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। आपका बलराम, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो दुकानें खुल गए हैं और दुकानें खुलने के बाद दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली और लोगों ने भी। लेकिन इस बीच में आगरा वालों के लिए एक अच्छी खबर मिल रही है। बड़ी खबर क्या है आपको बताते हैं। अभी काबू में है कोरोना की रफ्तार आगरा में। खबर आपको आगरा से दे रहे हैं, जहां पर राहत भरी ये खबर है। राहत वाली बात है क्योंकि आगरा नंबर 1 पर इस वक्त कोरोना के केसेस के मामले में, लेकिन जो रफ्तार थी, जो गति है कोरोना की, वो प्रदेश में और आगरा में थमी है। नई गाइडलाइंस में हॉटस्पॉट का दायरा कम हो गया है, तो नई गाइडलाइंस आ गई है। हॉटस्पॉट का दायरा कम हो गया है। अब हॉटस्पॉट इलाकों का दायरा 250 मीटर कर दिया गया। पहले 400 मीटर था, घटाकर 250 मीटर किया गया है। अब एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। आप सभी का स्वागत है। बलिया का रुख करें, जहां पर आज एक साथ 16 कोरोना के नए पॉजिटिव केसेस मिले, जबकि 14 पॉजिटिव केस पहले से मिल चुके हैं। लिहाजा यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 30 पहुंच चुकी है। इनमें एक महिला सिम्टोमेटिक पॉजिटिव केस को छोड़कर बाकी बचे 29 असिम्टोमेटिक है, यानी किसी में लक्षण, 29 में से किसी में लक्षण नहीं मिले हैं। अब आज जो 16 नए केस सामने आए हैं, उनमें सबसे ज्यादा 10 से 45 साल के मरीज हैं। तो 16 नए केसेस के साथ आंकड़ा पहुंच गया है 30, और 30 में से 29 केस ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण ही नहीं है, यानी कि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं, जो सांस लेने में तकलीफ, बुखार हो, खांसी हो, इस तरह के सिम्टम्स हैं ही नहीं, और वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। चिंताजनक बात यही है क्योंकि अब असिम्टोमेटिक केस जो बिना लक्षण वाले हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे में वो आराम से ट्रैवल कर रहे हैं लोग, किसी को उन पर शक भी जाहिर नहीं हो रहा है और फिर संक्रमण एक दूसरे तक पहुंच रहा है। और 10 से 45 वर्ष की आयु के जो लोग हैं वो ज़्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। लेकिन ये खतरनाक 60 वर्ष से ज़्यादा के लिए या 10 साल से जो कम के बच्चे, उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है।
तीस मई को पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल का ये जो दूसरा कार्यकाल है उसका 1 साल पूरा हो जाएगा और 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है। तो 30 मई को पूरे होंगे मोदी सरकार 2 का 1 साल का कार्यकाल और एक मेगा प्लान है, वो है आत्मनिर्भर भारत का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 10 करोड़ घरों तक ये संदेश पहुंचाया जाएगा। पार्टी पदाधिकारी लोगों को मास्क बांटेंगे, फेस कवर बांटेंगे और स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल का कार्यकर्ता संकल्प लेंगे। देश भर में 150 मीडिया सेंटर्स में 1 हफ्ते तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। 27, 28 और 29 मई को अभियान चलाया जाएगा। ये विशेष अभियान होगा। तो मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल का कार्यकाल 30 तारीख को पूरा होने जा रहा है और उससे पहले ये तैयारियां हैं कि इस 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को किस तरीके से रखा जाना है, क्योंकि इस 1 साल के कार्यकाल के दरमियान बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें कश्मीर से 377 को हटाया जाना है, 35A को हटाया जाना है। इस बीच में राम मंदिर का फैसला, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है। राम मंदिर जो कि बीजेपी के घोषणा पत्र में इसका उल्लेख था। इससे तर लॉकडाउन के दरमियान सरकार की पॉलिसीज क्या रही हैं, 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंस को रखा जा सकता है कि उसके लिए क्या तैयारियां हैं, ट्रिपल तलाक। तो इस तरह के जो कानून बनाए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, जो उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की, उनको रखा जा सकता है और उसको बड़े पैमाने पर रखा जाएगा। डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा, डिजिटली प्रमोशन होगा। मुख्यमंत्री को धमकी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। धमकी देने के लिए 1 करोड़ का लालच दिया गया था आरोपी को। आरोपी ने इस बात को कबूला है, ये जानकारी दी है कि उसको लालच दिया गया था धमकी देने के लिए। किसी अनजान ने कॉल किया, उसे कॉल करके लालच दिया कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दीजिए और यूपी एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। लालच देने वाले शख्स की तलाश में यूपी एसटीएफ जुट गई है। तो 1 करोड़ के लालच में उसने यूपी पुलिस के 112 नंबर के व्हाट्सएप पर मैसेज कर ये धमकी दी कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मार डालेगा। अब इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र से महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद यूपी एसटीएफ लेकर आए हैं। यूपी एसटीएफ पूछताछ कर रही है। पूछताछ में उसने ये बड़ा खुलासा किया कि उसको लालच दिया गया था 1 करोड़ का। अब ये किसने लालच दिया, किस उद्देश्य से लालच दिया, कौन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की चाह रखने वाला, इसकी पड़ताल अब लखनऊ जो एसटीएफ है वो कर रही है। उन्नाव में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। मां और 2 बेटियों की हत्या से दहशत फैल गई गांव में और गांव के बाहर तालाब के पास में शव मिले हैं। मां और 2 बेटियों के शव हैं। 35 वर्षीय मां बताई जा रही, जबकि 8 और 4 साल की उनकी मासूम बच्चियां जिनके शव मिले हैं। और आज के पूरनखेड़ा गांव का मामला है। इस मामले के सामने आने के बाद से पुलिस ने महिला के पति को, देवर को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।